नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये खास पेशकश है हमारे व्यूअर्स के लिए, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए। एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं। मार्केट के जाने माने एडवाइज़र, इन्वेस्टर और इवन कुछ लोग उनको प्रोफेसर भी बोलना चाहते हैं, और उनका नाम है बसंत महेश्वरी जी। ऑलमोस्ट 3 दशकों से वो बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाजार को देख रहे हैं, मैक्रो माइक्रोज और बहुत सारे नए इन्वेस्टरों का मार्गदर्शन भी करते आए हैं। ईटी नाउ के तो पुराने शुभचिंतक हैं। सो बसंत जी, गुड मॉर्निंग और ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। नमस्ते अजय जी, बहुत ही अच्छा एंड आई मीन डिसीजन है ईटी नाउ का ये स्टार्ट करने का। इतने जन आ रहे हैं लोग शेयर बाजार में, और उन सबको समझना है कि ये बाजार बढ़ता कैसे और घटता कैसे है। हम आते तो सब पैसे बनाने हैं, बट एट सम पॉइंट हमें सब लगता है कि हम समझे तो सही कि क्या बढ़ाता है इसको और क्या घटाता है। बसंत, आज हम अपनी बातचीत में आपसे ये सीखना चाहेंगे कि बाजार में एक अच्छा निवेशक बना कैसे जाए। हम स्टॉक पिक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपकी बहुत ही शानदार किताब थॉटफुल इन्वेस्टर, आप ट्वीट्स पर भी अपने फॉलोअर्स को काफ़ी प्रोत्साहन देते रहते हैं और गाइड करते रहते हैं। तो अभी हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने बाजार बहुत अर्ली स्टेजेस से देखा है। मेरे हिसाब से करीब 3 दशकों से आपने बाजार को डेवलप होते देखा है। आप ये बताइए इस समय हमारे दर्शकों के लिए कि बुल रन कौन से फेज में है आपके हिसाब से, मार्केट साइकिल का कौन सा फेज है ये? क्योंकि लास्ट 3-4 सालों में इतना कुछ हुआ है अपने स्टॉक मार्केट्स में। पैंडेमिक को झेलना पड़ा, लॉकडाउन को झेलना पड़ा, डिमोनेटाइजेशन को झेलना पड़ा, बट उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स वापस आ रही हैं और बाजार ने बहुत जबरदस्त रिटर्न भी दिए हैं। आपके हिसाब से ये कौन सा फेज है बाजार का? अजय जी, इसमें 2 ढंग से सोचने की जरूरत है। एक ढंग तो ये है कि लिक्विडिटी आ रही है, पैसे प्रिंट हो रहे हैं, शेयर का भाव बढ़ रहा है। तो अगर वो हम समझते हैं तब तो ये कोई भी कभी भी उलट जाएगा, या कभी भी गिर जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन लिक्विडिटी इतनी खराब चीज नहीं है। जब लिक्विडिटी आती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके चलूं, सबसे पहले एकदम डेप्थ ऑफ द क्राइसिस, जब हम सोचते हैं कि दुनिया ही खत्म होने वाली है, पता नहीं हम 1 महीने बाद लोगों से मिल पाएंगे कि नहीं, कभी भी, तो उस समय क्या होता है, सब आदमी गोल्ड खरीदते हैं। और सेंट्रल बैंक, अमेरिका की बात हो रही है, हमारी सेंट्रल बैंक उतना इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है, वो प्रिंटिंग स्टार्ट करती है करेंसी नोट का। डरा हुआ इंसान रुपया उठाकर पलंग के नीचे डाल लेता है, अंडर द मैट्रेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। फिर थोड़े 1-2 हफ्ते बाद वो कहता है, अरे मैं तो जिंदा हूँ यार, अपने तो बात भी कर पा रहे हैं, शायद हम जिंदा रह जाएंगे। फिर वो कहता है कि अब हम इस पर गोल्ड खरीदें। तो सबसे बड़ी पहले रैली आती है गोल्ड में। जब गोल्ड में रैली आती है, फिर बोलते हैं भाई गोल्ड तो जिंदा है, वो उसमें तो पैसे बन रहे हैं। अब हम कंज्यूमर में जाते हैं, वैसी चीजें जिसको, जैसे जूम फॉर एग्जांपल, अमेरिका में बहुत पैसे बने इसमें लास्ट 1-1.5 साल में, तो वहां पे फिर पैसे जाते हैं। फिर लिक्विडिटी के पीछे से सप्लाई आ रही है, पैसे आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं लोगों के पास। अब वो क्या करें? आप सोचते हैं भाई अब पैसे इतने आ रहे हैं तो कुछ, चलो भाई बैंक्स को पैसे चाहिए, बैंक्स अपनी सस्ते रेट पे, बिकॉज बैंक्स की सबसे पहले पिटाई होती है, जो लेवरेज्ड बिजनेस है उसकी पहले पिटाई होगी। तो जो हमारे पास आप देखिए, कभी भी कुछ भी ग्लोबल इवेंट होते ही पहले बैंक्स को लोग बेचने लग जाते हैं। तो बैंक्स को क्योंकि सस्ते रेट है, 1 टाइम बुक है, 1.1 बुक है, 0.8 बुक है, पैसा बैंक्स में जाता है। बैंक्स में पैसा जाते ही, या बैंक्स वो पैसे का क्या करें, बैठ के तो रह सकते नहीं है, उनको तो उस पैसे का एक कॉस्ट है। वो फिर क्रेडिट क्रिएट करना चाहते हैं, बोलते हैं चलो भाई बेस्ट आदमी को पैसे देते हैं। तो अगर बैंक ने फॉर एग्जांपल बेस्ट आदमी, विच इज फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, सॉफ्टवेयर कंपनियां तो पैसे लेती नहीं है। अगर बैंक ने फॉर एग्जांपल जस्ट 2 मिनट के लिए सिप्ला को पैसे दिए, तो सिप्ला क्या करेगा? सिप्ला अपने सप्लायर्स को बोलेगा भाई थोड़ा सा रैंप अप करो। तो और फिर धीरे धीरे ये जो एक जो छोटी छोटी नदियां हैं, वो चारों तरफ से मिलकर एक बहुत बड़ा समुंदर बनाती है। तो ये पैसा धीरे धीरे सिस्टम में जाता है। जब बैंक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो लोगों को लगता है कुछ कोलैप्स नहीं होगा, फिर वो पैसा धीरे से कंस्ट्रक्शन में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। आगे पीछे जो 8-9 ट्रिलियन डॉलर छपा है, वो किसी के पलंग के नीचे नहीं है, किसी के बिस्तर के नीचे नहीं है, किसी के अलमारियों में नहीं है, वो पूरे सिस्टम में घूम रहा है। अब वो फाइनली क्रिएट करेगा कमोडिटी इन्फ्लेशन, जहां हर चीज के दाम बढ़ेंगे, पागलपंती के दाम बढ़ेंगे,
और फिर सेंट्रल बैंक 1 डेढ़ साल में 6 महीने में बोले कि भाई इन्फ्लेशन बहुत हो गया, अब हम इसको टेपर की जो नई कहानी सुन रहे हैं, अब हम टेपर करेंगे, अब हम रोकेंगे, फिर वो लिक्विडिटी बंद होगी। फिर लिक्विडिटी बंद होने से सारा म्यूजिक बंद होते ही सबको बोला जाता है 12 बज गई, अब तुम लोग घर जाओ, नाचना कूदना हो गया बहुत। तो जब वो सिस्टम आएगा फिर हम गिर जाएंगे। लेकिन इस बार जो $8 ट्रिलियन आया है, आप देखिए दुनिया में कोल की शॉर्टेज हो गई है, आज तक कभी नहीं हुआ। हाँ, एक दूसरी कहानी है कोल की शॉर्टेज क्यों हुई है, बट अब मुझे लगता है ये किक स्टार्ट कर गई है। इस बार बहुत डिफरेंट हुआ है। हर वक्त इमर्जिंग मार्केट्स में इकोनॉमी में ग्रोथ आता है, इस बार अमेरिका में ग्रोथ आ रहा है और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज पीछे रह गई है। इसीलिए आप देखिए डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रोथ अमेरिका में आ रहा है। तो ये पूरा साइकिल है, मुझे लगता है साइकिल के हिसाब से देखना चाहिए। बहुत नैरो व्यू लेकर के हाँ लिक्विडिटी आई है, शेयर का भाव बढ़ा, तब खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि लिक्विडिटी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करती है, जो सेंट्रल बैंक का पर्पस होता है। बहुत बढ़िया। वसंत, आप एक हमारे मार्केट में लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज़बरदस्त बात हो रही है। आपने भी इस बारे में पहले ट्वीट भी किया है कि जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता है और फ्लोज आते हैं, और कुछ लोग साइड पे बैठे रह गए, कुछ लोग वो भी कहते हैं कि नहीं, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स रियल नहीं है, इकोनॉमी का हालत बहुत खस्ता है। जबकि हम कुछ अगर तरफ देखें इंडिकेटर्स की तरफ, एक्सपोर्ट्स $100 बिलियन क्रॉस कर गए, क्वार्टरली अर्निंग्स भी इंप्रूव हो रही हैं। तो ये जो एक डायकोटमी है, कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ लिक्विडिटी फ्यूल्ड रैली है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं साहब, फंडामेंटल भी हैं इसमें, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, रियल इकोनॉमी वर्सेस स्टॉक मार्केट। आप कैसे इसको देखते हैं, इन दोनों साइड ऑफ द इक्वेशंस को? देखिए, रैली तो लिक्विडिटी ही होगी। लिक्विडिटी, लेवरेज, सुपर ऑप्टिमिज्म, ये बुल मार्केट के मतलब ये ऐसी 3 चीजें हैं जो चावल, चीनी और दूध, आप खीर बनाएंगे इन 3 की दरकार ही होगी। एक भी नहीं होगा तो आपका खीर बनेगा नहीं ढंग का। हाँ, डायबिटिक लोग बिना चीनी वाले खा लेंगे, बट चावल, चीनी और दूध के साथ ही खीर बनेगा। और ये 3 चीज, लेवरेज, लिक्विडिटी और सुपर ऑप्टिमिज्म, मतलब सुपर ऑप्टिमिज्म मतलब पागलपंती की तेजी, दिमाग ही सुनने को तैयार नहीं है कि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। ये मैक्सिमम पॉइंट कहां पहुंचेगा किसी को नहीं पता है। तो ये रैली जो है, हम लिक्विडिटी लेड जो हमारी हुई है, इंडिया में आप देखिए तो उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। आप इंडिया की बाजार देख लीजिए, लास्ट 3 महीने में तो आईटी स्टॉक्स ऐसे भाग रहे हैं जैसे वो ईयर 2000 और ईयर 2021 नहीं है। नैस्डैक के समय ऐसे भागते थे आईटी स्टॉक्स, क्योंकि वो अमेरिका में अगर माइंडट्री ने माइक्रोसॉफ्ट से कोई ऑर्डर लिया हो फॉर एग्जांपल, और माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस बढ़ेगा, तो माइंडट्री को यहाँ ज्यादा काम मिलेगा। तो हम लोग बहुत ही क्रूड भाषा में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोड कूली है, हम लोग कोडिंग करते हैं उनका। इनोवेशन उधर होता है, वो हमको थोड़ा बहुत काम देते हैं, भाई तुम ये कर ले थोड़ा। तो वो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है बिकॉज अमेरिका में तेजी है। इस एंगल से अगर आप देखेंगे तो शुरू में फार्मा में रैली आई, जो हर वक्त होता है, बिकॉज फार्मा में लोग बोलते हैं भाई नहीं मरोगे तो भी थोड़ी दवाई लगेगी, और बीमार पड़ोगे तो फार्मा ही फार्मा है। तो फार्मा में रैली आई, हमारी आईटी में रैली आई, हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज में अभी तक रैली नहीं आई, बिकॉज हमारा लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी अभी तक रिवाइव नहीं किया है। सीमेंट में भी अगर आप देखें तो शुरू में रैली आई, अभी लास्ट में थोड़े से अभी ठंडक चली हुई है सीमेंट में भी, इनपुट कॉस्ट है कुछ और है। बट तो ये जो रैली है ये ग्लोबली ड्रिवन है। फॉर एग्जांपल ऑटो कंपनीज में भी एक ऑटो कंपनी नीचे 5 गुना हो गई है, दूसरा नीचे से डबल ही होने को मुश्किल है। तो ये ढंग से अगर हम देखेंगे तो ग्लोबली लेड रैली है। अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे वो स्टॉक्स में रहने चाहिए जो ग्लोबली ड्रिवन हो, जिसकी अर्निंग्स ग्लोबल इम्पैक्ट से कुछ हो रही है। बिकॉज डोमेस्टिक हिसाब से तो हम देखेंगे तो भी थोड़ा समय लगेगा हमको डोमेस्टिक इकोनॉमी रिवाइव करने को, बट शेयर बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। अगर इन्फोसिस अगर अच्छा काम कर रहा है तो इन्फोसिस का दाम बढ़ा देगा। हाँ प्लीज। ये आपने बहुत अच्छा टेक अवे बोला कि ग्लोबल ओरिएंटेड स्टॉक की तरफ ज्यादा ध्यान दें। वो काफी बड़ा यूनिवर्स है, हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ अच्छी है और वो स्टॉक्स पूरे बाजार से ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए एक बात पूछता हूं मैं आपसे, आपने बात की बाजार में, आपको 10 में से कितने लोग पागलपंती की हद तक ऑप्टिमिज्म में सराबोर दिखाई दे रहे हैं अभी? क्योंकि उससे आइडिया लगेगा कि अभी एकदम जबरदस्त बाकी है लास्ट फ्लरिश जिसे कहते हैं, या आपको अभी भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हुए दिखते हैं बाजार में इस तेजी को? तो उस मीटर पे कहां पे हैं हम लोग? 10 में से मुझे नहीं लगता कि 3 आदमी भी है, और मैं भी पागलपंती के ऑप्टिमिज्म में नहीं हूँ। जो नॉर्मली मैं सुपर बुलिश रहता हूँ, बिकॉज डर इस बात का है। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि हर आदमी ऑप्टिमिस्ट हो, हर आदमी पेसिमिस्ट हो। जो मेन स्विच हमारा है ना, वो यूएस से है। वहां अगर उन्होंने मेन स्विच का बटन नीचे दबा दिया ना, तो हम ऑप्टिमिस्ट हो या पेसिमिस्ट हो, हम गिर पड़ते हैं। तो
उस एंगल से अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जन ऑप्टिमिस्ट हैं अभी। तो अगर ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ प्रिंटिंग चलती है तो रैली बहुत चलती रहेगी। अगर ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ प्रिंटिंग रुकती है तो आपको ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट की बात ही नहीं है, फिर तो खेला खत्म, पैसा आ जाए, हम घर चलो। तो वो वाली सिचुएशन है। लेकिन मुझे नहीं लगता है अमेरिका अभी रेट बढ़ाते ही सब कुछ स्टैंड स्टिल आ जाएगा। जब तक कोविड पूरा नॉर्मल नहीं हो जाएगा, जब तक मुझे लगता है लोग बिना मास्क के मोटा मोटी नहीं घूम फिर सकेंगे, इंटरेस्ट रेट्स की छेड़खानी अमेरिका नहीं करेगा, ऐसा लगता है। ये अच्छा इंडिकेटर आपने बताया। अभी भी मतलब कोविड का काला साया पूरी तरीके से सारे देशों से हटा नहीं है, और आपने ये भी एक बहुत अच्छी बात बोली कि उस पर नज़र बनाए रखिए। बातचीत होती रहेगी, लेकिन अभी स्केल बैक उतनी बड़ी तरीके से शायद लिक्विडिटी का ना हो। चलिए एक बात, अभी लास्ट 3-4 साल में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी बाजार की, और रिसेंसी बायस नाम की चीज़ जो है मार्केट में बिहेवियर फाइनेंस में आती है। लोगों को लगता है कि नेक्स्ट 3-4 साल भी ऐसे ही रहेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत नए इन्वेस्टर्स बाजार में आ रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर्स में डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड फोलियोज खुल रहे हैं, तो उनको क्या अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबे रखने चाहिए, थोड़ा अपने एंथुजियाज्म को कर्ब करना चाहिए, या उम्मीद इसी तरह की नहीं बनानी चाहिए कि लास्ट 3-4 साल में जो तेजी रही वही आगे भी रहेगी? नहीं, ये बात तो सही है कि लास्ट 1.5 साल में जो तेजी आई है सब पी एक्सपेंशन की तेजी आई है। मतलब जो 100 रुपए की चीज थी हम उसका ही 150 दे रहे हैं, अर्निंग्स उतनी बढ़ी नहीं है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स बढ़ेगी। इसमें तो बड़ी मजेदार बात है, लास्ट 5-6 साल से हर साल निफ्टी की अर्निंग्स आदमी एनालिस्ट सोचता है कि बढ़ेगी, फिर लास्ट में जाकर वो उसको डाउनग्रेड करता है, फिर बोलता है सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर। अब सेकंड हाफ ऑफ विच ईयर तो अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन वैसे ही चलता है। बट अगर हम एक चीज देखें, इतनी जोर की तेजी आएगी तो निफ्टी कुछ भी हो जाएगा, समझ लेते हैं। जापान में 1989 का हाई वापस आया नहीं, तो ये सोचना कि ये पार्टी लिमिटलेस है, एवरलास्टिंग है, ऐसा नहीं है। अगर अर्निंग्स नहीं आएगी तो फंस जाएंगे कहीं और, जहां 5 साल 2002 या 2003 लगा था 1992 के हाई को क्रॉस करने में। तो 10 साल तो ऐसे निकल जाते हैं शेयर बाजार में, और शेयर बाजार में 10 साल 2 जनरेशन होता है। 5 साल में तो लाइफ बनती है लोगों की, जो ढंग से कोई हाथ में कुछ पकड़ जाए तो मुझे लगता है ये ठीक है, कुछ उठापटक करते हैं वो सही है। लेकिन अगर फंस गए कहीं प्रॉब्लम आ गई तो उस समय वो 10-20% बचाने के चक्कर में मत आइए। वो जो 80-90% आपके स्क्रीन पे हैं आपके खुद के, वो लेके बाहर आना बहुत जरूरी है। बिकॉज बाजार जब गिरेगा तो ये जो 10-10% हमको 2-2 महीने लगते हैं ना, उस समय 2-2 घंटे में 10% जाते हैं। तो ये शायद मैं भी नेगेटिव बात कर रहा हूँ, बट ये रैली बिना अर्निंग्स के चलनी बहुत मुश्किल है। और 80-90-70 की पीई देनी उन कंपनियों को जिनका 12-15% का ग्रोथ है, मतलब मैंने भी 70 की पीई कंपनी खरीदी है और बहुत पैसे बनाए हैं, बट उसमें ग्रोथ 30% की थी। 12% में 70 की पीई, तो जैसे बोलते हैं ना शोले की मूवी में, बहुत नाइंसाफी है। बहुत शानदार बात की आपने। बसंत जी, चलिए एक एक करके ना सेक्टर्स की बात करते हैं पहले, या फिर ये जानना चाहेंगे कि आपका कॉम्पोजिशन क्या है अभी पोर्टफोलियो का। अगर आप स्टॉक्स के बारे में ना बात करना चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन आप एक ब्रॉडली इन्वेस्टर्स के लिए बताइए। ऐसे बोलते हैं कि आप किसी फंड मैनेजर से ये मत पूछिए कि उन्हें क्या लगता है, उनसे पूछना चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो में कर क्या रहे हैं। तो बसंत जी, आप अपने पोर्टफोलियो में क्या कर रहे हैं इस समय? देखिए, हमारे पास तो मेटल है, ऑब्वियसली पावर कंपनियां हैं, इंटरनेशनल ऑटो ड्रिवन कंपनीज है, एक दो ब्रोकिंग इधर उधर देखा हुआ है, जो रिटेल कंज्यूमर फेसिंग कंपनियां हैं, वैसी टाइप की कंपनियां हमारे पास। और सारा इसलिए प्लान किया गया, अगर आप देखेंगे कोई भी बहुत ही डोमेस्टिक फोकस्ड नहीं है। हाँ, तो मेटल कंपनीज ऑब्वियसली डोमेस्टिक बेचती है, लेकिन उनका भाव इंटरनेशनल सेट होता है। जो पावर कंपनी है वो ऑब्वियसली डोमेस्टिक बेच रही है, बट वो बिकॉज अभी इलेक्ट्रिक कार आएगा और आप चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे, आप ये करेंगे, तो उसका एक इम्पैक्ट है। तो ये सब ढंग से इस वक्त पोर्टफोलियो इसीलिए बहुत ही अलग ढंग से बनाया गया है, क्योंकि पिछले इतने सालों में हर वक्त हमारे पास एक बैंकिंग, एक एनबीएफसी होता था। लेकिन हमने ये रियलाइज किया कि जब बाजार गिरेगा तो आपकी बैंकिंग और एनबीएफसी 40%, 50% गिर जाएगी। अगर आप एचडीएफसी बैंक लेंगे तो बढ़ते टाइम वो बढ़ेगा नहीं, और घटते टाइम वो घटेगा नहीं। तो ये कोई फायदे वाली बात नहीं है कि हमने ये ले लिया तो घटते टाइम घटे नहीं। अगर आप वो स्टॉक्स लेके बैठे हैं जो घटते टाइम नहीं घटेंगे, तो वो स्टॉक बढ़ते टाइम बढ़ेंगे भी नहीं। तो ये बहुत फाइन बैलेंस होता है। तो इस ढंग से हमने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया है। चलिए पावर की बात करते हैं। लास्ट 1.5-2 महीने में जिस हिसाब से पहले
टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू, वैरायटी स्टॉक्स री-रेट हो गए, 2-3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गए। ऑफ कोर्स उसमें रिन्यूएबल्स का बड़ा प्ले है। वो हमें समझाइए आप किस तरह रीड कर रहे हैं, और इस तरह के प्लेस को वैल्यू कैसे किया जाता है सबसे पहले। ये देखिए, इसमें तो बहुत डिफिकल्ट है। अब अडानी ग्रीन का एक वैल्यूएशन है, उसके पास एक रिन्यूएबल की कैपेसिटी है, वो बोलते हैं 25 गीगाबाइट कहाँ तक जाएंगे, नहीं जाएंगे, गीगावाट तक जाएंगे। तो वो आप उसको बेंचमार्क लेकर अगर आप बाकी पावर रिन्यूएबल को करेंगे तो आपको बहुत सस्ता लगेगा। अगर आप बोलेंगे कि वो बेंचमार्क ही गलत है, कि अडानी का ये वैल्यूएशन क्यों है ग्रीन का, तो फिर तो कोई सारी मुश्किल है। बट ट्रेडिशनल यार्डस्टिक से फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस नहीं वैल्यू हो सकते। हाँ, अगर हमारे पास सिर्फ कोल थर्मल जनरेशन यूनिट होता तो हम बोलते भाई 1 मेगावाट का इतना रेगुलेटेड रिटर्न है, क्योंकि इंडिया में ऐसा तो है नहीं इंग्लैंड की तरह कि अगर पावर रेट्स आप बढ़ा देंगे तो सब चलेगा। यहाँ पावर रेट बढ़ाते ही सब सड़कों पे आ जाएंगे अगले दिन प्रोटेस्ट करने को। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ट्रेडिशनल बिजनेसेस के साथ चलते हैं। जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होते हैं, रिन्यूएबल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, या आप ईवी के चार्जिंग स्टेशंस आप लगाएंगे। मजेदार बात यह है इसमें, कंपनी बाद में पैसा बनाएगी, शेयर होल्डर पहले पैसा बनाएगा, बिकॉज शेयर बाजार 4 साल आगे डिस्काउंट करेगा। बिल्कुल सही बात कही, और शायद वो हो भी रहा है। लेकिन कंपनीज ने काफ़ी डिटेल्ड प्लान अपने एनुअल रिपोर्ट्स में दिए हैं, जो भी उसमें जा रहे हैं। इवन रिलायंस फॉर दैट मैटर, जो एनर्जी में नया काम कर रहे हैं, काफ़ी कुछ डिटेल्स दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री या पूरे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एंजल वन वैरायटी हो गई या सीडीएसएल वैरायटी हो गई, या ये जो लो डिस्काउंट वाले कंपनीज हैं, आईएफएल का भी एक आर्म है उसमें, ये पूरा जो मार्केट वैरायटी है, इनको प्लेटफॉर्म कंपनी की तरफ देखा जा रहा है, और इनके नंबर्स भी कुछ हद तक इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जो ग्रोथ दिख रही है। आप इनको कैसे देखते हैं, इनका फ्यूचर यहाँ से 2-3 साल 4 साल कैसा लगता है आपको? रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो शेयर बाजार के ऊपर एक कॉल ऑप्शन है। अगर बाजार बढ़ेगा तो वो डबल बढ़ेंगे, अगर बाजार घटेगा तो वो डबल हिसाब से गिरेंगे। अब उसका लॉजिक ये है कि अगर मैंने रिलायंस ले लिया 2400 में और उसका भाव 2500 हुआ, तब तो मैं फट से उसको बेचता हूँ, फिर मैं कुछ और लेता हूँ, तो मेरे अकाउंट में ट्रेडिंग और चर्निंग होती रहती है। जहां वो 2400 का शेयर 2300 हो गया, उसके बाद 2200 हो गया, मैं बोलता हूँ छोड़ दो इसको साइड में, कुछ नहीं करना है, जब भाव आएगा तो बेचेंगे। तो सडनली म्यूजिक सारे जगह से बंद हो जाती है, और फिर आप देखेंगे उस एंगल से तो ट्रेडिंग वॉल्यूम सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये बहुत, हाँ, अगर किसी का 10 साल का व्यू है तो वो बोलेगा हाँ भाई तो 10 साल का व्यू है मेरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स विल डबल और ट्रिपल, तो वो दूसरी बात है। लेकिन अगर शेयर बाजार घटने लग गया तो ये फर्स्ट इनको पिटाई होगी, बिकॉज ये उतने फ्यूचरिस्टिक ड्रिवन नहीं है। अर्निंग्स के ऊपर तो ऑब्वियसली आ रही है, बट वो सब कुछ शेयर बाजार से रिलेटेड है। हाँ, लेकिन अभी बाजार घटता नजर नहीं आ रहा है, लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और जो नया मॉडल आया है, जो अमेरिका में जैसे फॉर एग्जांपल रॉबिनहुड है, वो 30-40% उसमें क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है। तो मुझे किसी ने बोला क्रिप्टो खत्म हो गया, तो मैं बोला वो सब सट्टेबाज हो गए प्रोफेशनल, वो कुछ और ढूंढ लेंगे ट्रेड करने को। तो जिसको एक बार लग गया वो तो फिर चलाता रहता है, वो क्रिप्टो नहीं होगा, कुछ और कर लेगा, उसमें क्या है। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए ग्लोबल ऑटो रिलेटेड प्लेस की बात करते हैं। उसमें भी हमारे पास काफ़ी अच्छी लिस्ट है। भारत फोर्ज, आरके फोर्ज, मिंडा, एमएम फोर्जिंग वाली एक वैरायटी है जो ग्लोबल ऑटो इकोसिस्टम को फीड इन करती है यहाँ से, और काफ़ी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। कुछ ने क्यूआईपी भी किया है। मदरसन सुमी है एक काफ़ी इंटीग्रेटेड ग्लोबल प्ले, और फिर हमारे टाटा मोटर्स हैं जो जेएलआर में ग्लोबल प्ले कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है इसका ईवी से भी डिसरप्ट हो रहा है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर का इशू भी इनसे अछूता नहीं रहा है। तो आपने अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के प्लेस को रखा, और आपका व्यू क्या है? अभी तो स्टॉक्स काफी प्रेशर में है इस चलते। नहीं, हमारे पास तो जो इंटरनेशनल कंपनी है वो है इस पे, बट एक ढंग से देखेंगे, जैसे भारत फोर्ज फॉर एग्जांपल हमारे पास है नहीं, हम उसको फॉलो जरूर करते हैं। वो यूएस केपेक्स के लिए बेस्ट प्ले है। यूएस में अगर केपेक्स होगा तो भारत फोर्ज को बहुत आराम से काम मिलेगा। यूरोप में कोई ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो मदरसन सुमी को अच्छा काम मिलेगा। तो ये भी इंडियन कंपनीज होकर भी, इंडिया में लिस्टेड होकर भी, ये एक्चुअली ग्लोबली ड्रिवन है। तो इस ढंग की कंपनियां देखनी चाहिए, जो अगर अमेरिका में केपेक्स आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास होता है, तो
तो भारत फोर्ज और भारत फोर्ज तो इलेक्ट्रिक कार के लिए भी बना रहा है। तो बट इसमें प्रॉब्लम ये है, सिक्लिकल्स होते हैं, ये जब गिरते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब स्टॉक्स में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो ही करनी चाहिए। जस्ट लेके रख लिया कि ब्रेकआउट आ गया, अभी नया ही मार दिया, अब यहाँ से डबल हो जाएगा, सब डबल ट्रिपल ठीक होएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स वहां पे बढ़ गए तो यहाँ पे आधे और चौथाई हो जाएंगे दाम इन सब कंपनियों के, बिकॉज ये सिक्लिकल्स हैं। और अगर आप 20 साल का रिटर्न देख लीजिए तो मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज, मदरसन ने तो सुपर रिटर्न दिया है। काफी सारी सिक्लिकल कंपनीज 20 साल 30 साल के पीरियड में एफडी रिटर्न भी नहीं बनाती है, लेकिन जब उनका टाइम आता है तो 5-5 गुना बना देती है। तो उस एंगल से देखना चाहिए। फेयर पॉइंट। बसंत जी, आपने शुरू में एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपने पिछले साइकिल में या 1.5 साइकिल बैक आपने फाइनेंशियल एनबीएफसी में बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन देखा और आपने कुछ प्लेस भी किए, आपकी पकड़ अच्छी है, बट आपने जानबूझ के इस बार उससे दूर रहे हैं। आप दूसरे सिक्लिकल्स इस बार अपने पोर्टफोलियो में खेल रहे हैं, मेटल्स। लेकिन मेटल में भी अगर देखा जाए क्लोजली तो पहली डबलर रैली जो है वो एक बड़ी हिस्से इन्वेस्टर्स के उसे मिस कर गए। बाद में उसके अंदर फोमो हुआ और सब लोग कूदने लगे, और अब इधर थोड़ा वो नरम हुए तो लोग एग्जिट कर रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क बन गया है कि वाकई सुपर साइकिल में है क्या मेटल सेक्टर। आप कहाँ पे हैं? आपने प्रॉफिट टेकिंग की है क्या अपने मेटल प्लेस में, या आप होल्ड कर रहे हैं, और आपका व्यू क्या है अभी नेक्स्ट 1-2 साल? नहीं नहीं, हम होल्ड कर रहे हैं। अगर आप देखिए मेटल में भी ना बॉस है आर्सेलर, तो आप आर्सेलर की बैलेंस शीट अगर पढ़ेंगे, उसका अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे, तो अब एक आदमी गलत बोल सकता है, एक आदमी का असेसमेंट गलत हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया की टॉप 3 कंपनी बोल रही है सुपर साइकिल, आर्सेलर बोल रही है सुपर साइकिल है, और न्यूकॉर करके अमेरिका में कंपनी है वो कह रही है सुपर साइकिल है, तो सुपर साइकिल होना चाहिए, अनलेस इनका सबका जजमेंट गलत है। अब बात है 2 और 2.5 और 1.5 के पी में क्यों मिल रहे हैं और 4 के पी में क्यों मिल रहे हैं, तो उसका बहुत सिंपल रीजन है। अगर आप FY22 और FY23 का अर्निंग्स देखिए, एनालिस्ट ब्रोकरेजेस ने अभी भी FY23 में 30 से 40% का डाउनग्रेड बनाकर रखा है। मेरा ये सोचना है कि जिस दिन एनालिस्ट FY23 की अपनी अर्निंग्स को ठीक करेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं ये 30%, बिकॉज वो एज्यूम कर रहे हैं 20% स्टील के दाम घट जाएंगे, वो क्यों नहीं घटेंगे वो दूसरी बात है, एल्युमिनियम के दाम घट जाएंगे तो वो दूसरी बात है। बट अगर जिस दिन एनालिस्ट अपनी FY23 की अर्निंग्स को, जो वो एज्यूम कर रहे हैं कि 30-40% डाउन आएगी, उसको नॉर्मलाइज करेंगे या 5-10% डाउनग्रेड पे भी लाएंगे, ये सारे स्टॉक्स यहाँ से री रेट हो जाएंगे। अब वो कब होएगा? Q2 का रिजल्ट आएगा और Q3 के रिजल्ट के पहले। और एनालिस्ट भी इंसान ही है, मैंने एक स्टैंड ले लिया तो सडनली मैं आकर उसको चेंज नहीं करूंगा। मुझे ट्रिगर चाहिए, एक रिजल्ट चाहिए, कंपनी का नया साउंड बाइट चाहिए, उसके बेसिस को बहाना बनाकर मैं अपने आप को अपग्रेड कर लूंगा अपनी अर्निंग्स को। तो वो कब होएगा उस पर डिपेंडेंट है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी हमें पता चल जाएगा अगले साल ये मेटल्स के दाम क्या रहेंगे। अगर ये दाम मोटा मोटी इसी दाम पे रहे तो मुझे लगता है सारी अर्निंग्स री रेटिंग हो जाएगी, वापस स्टॉक री रेटिंग हो जाएगा। फेयर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसंत, एक बड़ा हिस्सा बाजार का काफ़ी री रेट हो गया, जैसे कि आपने पहले भी कहा, और ठीक ठाक इन्वेस्टर जो मोरलेस इन्वेस्टेड रहा, लास्ट 5 साल की बात करिए तो उसने ठीक ठाक पैसा बनाया। बाजार में एक और कहावत है कि एक बात होता है गेटिंग रिच और दूसरी बात होती है स्टेइंग रिच। कैसे आप अपने गेन्स को बचा कर चलें और दूसरे साइकिल में आगे जाने में भी उसको कंपाउंड करने के लिए रखें, संजो कर रखें जिसे कहते हैं। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स हैं, कुछ सक्सेसफुल, कुछ लड़खड़ा रहे। आपकी उनको एडवाइस क्या होगी हमारे दर्शकों में से, हाउ टू कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग द गेन्स ऑल्सो, ताकि हम उसको आगे चल के अच्छे डिप्लॉय कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स में और प्लेस में, और कंपाउंड कर सकें? अजय जी, जब मंदी का बाजार आता है ना, तो नए हो या पुराने वाले 50% डाउन हो जाते हैं। हम तो 60% 50% डाउन होते ही हैं। जैसे ही मंदी आती है 50-60% उड़ जाता है पैसा। मंदी मतलब कोविड वाली मंदी, 2008 की मंदी, वैसी मंदी, ये इधर उधर वाली मंदी नहीं। डिफरेंस नए और पुराने में ये रहता है, नया वाला जो है वो बाजार छोड़ देता है, बोलते हैं चीज ही बेकार है, अपने काम पे लगो, एक्स्ट्रा काम करो, ओवर टाइम करो, परफॉर्मेंस बोनस निकालो कंपनी से, धीरे धीरे एक ईंट लगा के अपना घर वापस बनाओ। जो पुराना रहता है वो सोचता है अरे यार इस बार क्या किया मैंने, यार कैसे फंस गए, हमको तो वो 200 तोड़ दिया था, वो RSI ये हो गया था, वो ऐसा हो गया था, मेरा पान वाला पूछ रहा था, जो नॉर्मल क्लीशे डायलॉग्स है।
नहीं करना था, चलो ठीक है फिर भी निकालेंगे, वापस बनाएंगे। ये मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। जब भी बाजार घटता लगता, अरे यार कैसे फंस गए वापस यार, इस बार तो ऊपर पूरा बेच देंगे। तो पहली बात ये सोचने की है, आप नए हो या पुराने, 30-40% का फटका जिसको हम कहते हैं क्रूड हिंदी में, वो तो लगना ही लगना है। ये सोचना कि हम बिना किसी चोट के निकल जाएंगे, तो फिर ये तो असंभव जैसी चीज है, वो तो बहुत रेयरली होगा। इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप में उतना सेल्फ कंट्रोल है कि जब तेजी आपको एक्स्ट्रा लग रही हो तो आप बेच दे। लास्ट का 20-30-40% भी अगर आपके हाथ से निकलता है ना, 40% भी, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज जब बाजार घटेगा ना, तो टॉप से 25% घटेगा खटक करके, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, शेयर बाजार में रहकर ही पैसा बनाना होता है। तो घटेगा तो सबके पैसे घटेंगे, वो नए हो या पुराने। नए और पुराने में वही फर्क है जो मैंने कहा, नया आदमी शेयर बाजार छोड़ देगा, पुराना आदमी टिका रहेगा, लगेगा उसको लगेगा अरे वापस यहीं से बनाएंगे, तो वो फर्क तो रहता ही है। अच्छा, तो बेसिकली आप ये कहना चाहेंगे कि एक्सेसेस अगर आपको कहीं दिखने लगे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और अपना मुनाफा लेके घर जाइए, कुछ एंजॉय करिए उससे। आप हमारे नए दर्शकों को कुछ एक एडवाइस देना चाहेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में आ रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सब मिक्स करके, जिनकी अभी अच्छी गाड़ी चल रही है, उनके लिए आप, क्योंकि आपने काफ़ी साइकिल्स देखे हैं, तो कुछ अब एडवाइस हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? ये पहली एडवाइस ये है, शेयर बाजार में दो हिसाब से सीखता है आदमी, या तो खुद घाटा करके सीखता है या किसी और की तकलीफ देखकर सीखता है। तो अगर आप खुद घाटा नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और मैं सरकाजम के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज खुद जब आप घाटा करते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं ना, जब क्रीज पे नया बैट्समैन आता है तो बोलते हैं प्ले इन द वी, धीरे से खेलो। तो आप कंज्यूमर स्टॉक्स देखते हैं, आप इधर उधर देखते हैं, आप रिवर्स हिट नहीं मारते, आप रिवर्स स्वीप नहीं मारते उठाकर बॉल को। तो जो नया आदमी आता है बाजार में, वो वी में नहीं खेलने की चेष्टा करता है, वो सीधा जाके लेगा सिक्लिकल्स, और सिक्लिकल्स तो एकदम रिवर्स स्वीप मारने जैसा है, और फास्ट बॉलर को वो भी। तो वो प्रॉब्लम है। आप स्टेबल कंपनियां लीजिए, ग्रिप लीजिए, और बहुत पढ़ें, कम से कम 15-20 आदमियों की किताबें पढ़ें जिन्होंने पैसे बनाए हैं, उनकी हिस्ट्री समझें, वो कैसे पैसे खोए और कैसे बनाए। या तो आप खुद खोकर सीख सकते हैं, या किसी और के दुख और नुकसान पे आप सीख सकते हैं। तो जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूट है ही नहीं रीडिंग का। आपको पढ़ना पड़ेगा, और ट्विटर ना पढ़े, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज़पेपर और ये सब आपको पुरानी इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन आपको 30-30 साल की हिस्ट्री किताबों में मिलेगी। जैसे अजय आप भी बहुत बार कहते हो कि डॉक्यूमेंट कहाँ है, डॉक्यूमेंट कहाँ है हमारे कंट्री में। तो ये डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन पढ़ें। और एक मिनट और लूंगा बताने का, अगर आप किताब में पढ़ेंगे ना, तो 2008 आपको 8 पन्ने में निकल जाएगी। लेकिन अगर आप जिंदा थे ना 2008 में शेयर बाजार के पर्सपेक्टिव से, तो 10 महीने तो रोज डीप फ्राई होना था। वो 10 महीने का डीप फ्राई तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है रीडिंग, बट आपको फिर भी बताएगा क्या होता है। बहुत बढ़िया। आपके अनुभव भी किताब में भी एक लिखे हुए हैं, थॉटफुल इन्वेस्टर में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। लेकिन ये आपने सही बात कही कि एक कॉम्बिनेशन रखिए, थोड़ा खुद बाजार के उतार चढ़ाव को आप खुद उतर के परखिए, थोड़ा दूसरों के अनुभवों से सीखिए, किताबों से सीखिए और सोचिए उस बारे में। इससे आप धीरे धीरे करके ट्रायल एंड एरर के साथ एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन आज हमारे शो पे आने के लिए ET Now सदोष के दर्शकों को अपने बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी। ऑलवेज अ प्लेजर चैटिंग विद यू। थैंक यू वेरी मच।